बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी है और आपको जैसे ये भी पता है कि लोगों के अंदर ये भी खदशात हैं कि आया कि इलेक्शन होंगे या ना होंगे। और कल ऐवान बाला में एक करारदाद भी मंजूर हुई कि जिसमें यह कहा गया कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए। गो के ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। ज़ाती तौर पर मैं कहता हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए। हमारी ख्वाहिश है कि जमहूरियत इस मुल्क में परवान चढ़नी चाहिए और इस मुल्क के मसाइल का हल भी इलेक्शनों में ही है और जमहूरियत में है। और खा कोई पार्टी जीते, इसमें किसी पार्टी की हार जीत वाला मामला नहीं है। जीत हमेशा पाकिस्तान की होगी, जीत जमहूरियत की होगी। तो अभी हमने देखा है कि बहुत दिनों से इलेक्शन का शेड्यूल जारी हो गया, लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, लेकिन स्टिल आप अगर मुशाहिदा करें तो इलेक्शन की गहमा गहमी या वो टेम्पो हमें नज़र नहीं आता। तो आज मेरे साथ दो तजिया नगार मौजूद हैं, जनाब कासम अली कासम साहब, जैसे कि आप जानते हैं बहुत ही मारूफ शख्सियत हैं, और राना इब्रार साहब जर्नलिस्ट भी हैं और सोशल वर्कर हैं। तो सबसे पहले कासम भाई आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वजह है कि इलेक्शन में वो गहमा गहमी हमें नज़र नहीं आती कि जिसका शायद हम तसव्वुर कर रहे थे, या हमारा ख्याल था कि कम अज़ कम कागजात जमा होने के बाद जो है ना इलेक्शन टेम्पो बना स्टार्ट हो जाएगा। जी, पहले तो बात मैं करना चाहूँगा कि जो आपने करारदाद, सेनेट की करारदाद के हवाले से बात की है, बेसिकली वो कोई कानूनी हैसियत नहीं रखती है, एक अलामती करारदाद है, क्योंकि 100 के ऐवान बाला से 10-12 लोगों ने वो करारदाद में पार्टिसिपेट किया है और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और इलेक्शन कमीशन भी उसका जवाब दे चुका है कि इससे असरअंदाज नहीं होगी इलेक्शन शेड्यूल पे। मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तो अपने वक्त पे ज़रूर होंगे। जहाँ तक बात है इलेक्शन का टेम्पो बनने की, तो जो करंटली हमारी सियासत की सूरत हाल है वो अभी थोड़ी बेयकीनी की कैफियत उसमें शामिल है और सियासी जमातें अपने जो है वो कार्ड शो नहीं करना चाहती हैं। मेरा ख्याल है कि जब तक ये कागजात की छांटी और उस पर जो एतराज़ात हैं और वो जो हतमी लिस्ट जो लगनी है वहाँ तक जब तक मामला नहीं जाता है, उस वक्त तक पार्टी के जो टिकट होल्डर्स हैं उनको कन्फर्म नहीं किया जा रहा है। ये एक सियासी हिकमत अमली हो सकती है, इसका इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है कि इलेक्शन कैंपेन में इस पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। मैं समझता हूँ कि 13 तारीख के बाद, 13 जनवरी के बाद इसमें जो है वो शिद्दत आ जाएगी। जब टिकट होल्डर्स कंफर्म हो जाएंगे तो फिर ये लोग अपनी अपनी कैंपेन लेके जो है वो ज़रूर फील्ड में निकलेंगे, आवाम तक पहुँचेंगे और आपको इलेक्शन का वो माहौल भी नज़र आएगा और वो टेम्पो भी नज़र आएगा। क्योंकि अभी तक टिकट कंफर्म नहीं है तो एक एक पार्टी के टिकट के लिए 5-5, 6-6 और इससे भी ज़ायद उम्मीदवार मौजूद हैं और उनमें से कोई भी कंफर्म नहीं है। अब उनमें से कोई कंफर्म होगा तो वो पब्लिक के लिए निकलेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल और ये जो डेडलॉक है आपको नज़र आ रहा है, ये 13 जनवरी तक है। इसके बाद इसमें वाज़ेह तौर पे तब्दीली आएगी जो लोगों को नज़र आएगी। अच्छा इब्रार भाई, हम देखते हैं कि इस वक्त दो पार्टियां या दो शख्सियात जो हैं वो उनके लिए जो मैदान बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त भरपूर मुहिम उनकी नज़र आ रही है। जैसे कि साबिक़ वज़ीर आज़म और मौजूदा स्पीकर जनाब राजा परवेश्वर साहब, और उनके तीनों जो मतलब उनकी वो ख़ुद MNA के लिए उम्मीदवार हैं, उनके साहबजादे PP 8 से और PP 9 से चौधरी सरफराज साहब, और तीनों को टिकट जारी हो चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ी पंजाब की मजहबी पार्टी है क्रेन पार्टी, उसकी जो सूरत हाल देखते हैं तो उनके भी तीनों टिकट जो है ना वो वाज़ेह तौर पर उनका नामजदगी होगी, और ये दोनों जमातें इस वक्त मैदान में भरपूर नज़र आती हैं। और ख़ास तौर पर अपना क्रेन पार्टी तो बिल्कुल खुल के खेल रही है। तो बाकी जहाँ तक ताल्लुक़ है अपना मुस्लिम लीग का, तो वो उनके जलसे, उनकी जो कुछ मुहिम तो नज़र आती है, लेकिन बाकी पार्टियां जो है ना वो अभी तक मैदान में उस तरह मुतहर्रिक नज़र नहीं आती। तो उसकी क्या वजह आप बुनियादी तौर पर क्या समझते हैं? जी शाह साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहाँ तक ताल्लुक़ है राजा परवेश्वर साहब का हल्के में, चूँकि वो एक मेच्योर शख्सियत है हर हवाले से और उनकी पार्टी मेच्योरिटी का ये एक सबूत है कि बिफोर टाइम जो है वो उन्होंने अपनी डिक्लेरेशन जो है कर दी अपने कैंडिडेट्स की, और कार्नर मीटिंग्स और दीगर मामला उनके पिछले मैं समझता हूँ कि 2 हफ्तों से हल्के में दिखाई दे रहे हैं।
और इसी तरह करेंट पार्टी भी जो है, चूंकि उनके भी उम्मीदवार जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं, तो उनका भी वर्क जो है वो दिन रात जारी है। और उनके उम्मीदवार भी जो है वो हल्के में कॉर्नर मीटिंग्स और दीगर एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ तक सर पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमात मुस्लिम लीग नून का मामला है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी एक्टिविटी ना होने की वजह शायद ये है कि उनके पास अभी जो है वो फैसले कंफर्म नहीं हुए, उनके कैंडिडेट्स जो है वो सामने नहीं आए। जैसे कासिम भाई ने कहा कि उन्होंने कार्ड छुपा कर रखे हुए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि तो शायद ये ना हो ना कि कार्ड उनके छुपे रहे और इलेक्शन हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसा भी मुमकिन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक सीनियर पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान की एक नंबर पार्टी है, ऐसा नहीं होगा जैसा कि कहा जा रहा है। अच्छा, एक वजह शायद कासिम भाई ये भी हो सकती है ना कि एक पॉपुलर और पुरानी पार्टी है और उसके जो है ना खासतौर पर जो सूबाई उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा है। कम से कम राजा जावेद खलास साहब तो MNA के उम्मीदवार जो है ना किसी हद तक वो क्लियर हो गए हैं, लेकिन अगर हम सूबाई असम्बली की तरफ देखें तो एक लंबी लिस्ट नज़र आती है। जनाब साबिक़ MPA शौकत अजीज़ भट्टी साहब नज़र आते हैं, तहसील प्रेसिडेंट राजा अमीद एडवोकेट साहब नज़र आते हैं, काज़मी साहब नज़र आते हैं और कल्बे अब्बास साहब नज़र आते हैं और बेशुमार और भी उम्मीदवार उनकी तरफ से, यही फैज साहब भी हैं, नवीद भट्टी साहब भी हैं। तो ये भी वजह हो सकती है। जी, ये असल में यही वजह है। अगर आप पिछले इलेक्शन भी देखें तो मुस्लिम लीग नून को हल्का PP9 में जो फैसला करने का जो मामला था वो बड़ा तवालत इख्तियार कर गया था और उसमें काफ़ी सारे जो है वो मामला ख़राब भी हुए थे और इलेक्शन में भी फिर ये पार्टी यहाँ से जीत नहीं सकी थी। तो अब भी मुस्लिम लीग नून हल्का PP9 में गोमागो की कैफियत में है। सुनने में आ रहा है कि साबिक़ MPA जनाब राजा शौकत अजीज़ भट्टी साहब जो है वो इसमें फेवरेट हैं टिकट होल्डर के लिए, लेकिन उनके साथ दीगर उम्मीदवार भी हैं। अगर राजा अमीद एडवोकेट साहब की बात की जाए तो वो बड़े मुश्किल हालात में भी पार्टी के साथ खड़े हैं और बड़ी खिदमात है उनकी पार्टी के साथ, तो वो भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं टिकट के लिए। इसी तरह अगर आप सैयद कल्बे अब्बास साहब की बात करें तो बड़े मुतर्रक फाल नौजवान हैं और बड़ी तेजी से वो सियासत में उभर के आए हैं, तो उनको भी हम कमजोर उम्मीदवार नहीं कह सकते हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए। तो ये एक दौड़ है, एक मुकाबला है, लेकिन बाहर कैफ किसी एक को ही मिलना है और फैसला पार्टी ने करना है। और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का फैसला ही जो है वो इलेक्शन के फैसले पे असरअंदाज होगा कि अगर मुस्लिम लीग नून यहाँ पे कोई बेहतर फैसला कर सकती है और उस जिससे जो है वो इलेक्शन की राह जो है वो उनके हक में हमवार हो सकती है तो बेहतर है। और अगर यहाँ पे मुस्लिम लीग नून कोई अच्छा फैसला ना कर सकी तो लामाला उसका जो मनफी असर है वो उनके इलेक्शन के। अच्छा, आप तहरीक इंसाफ एक जो पिछली दफा दोनों सूबाई असम्बली की सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती थी, जनाब चौधरी जावेद कौसर साहब और चौधरी साजिद साहब, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो पोजीशन है उसमें कौन कौन से उम्मीदवार जो है ना वो मुमकिन तौर पर सामने आ सकते हैं या हो सकते हैं? जी, तहरीक इंसाफ के लिए जो कौमी असम्बली की तहसील गुजर खान से सीट है वहाँ से तो ज़्यादा सुनने में यही आ रहा है कि तारक अजीज़ भट्टी साहब जो हैं वो MNA के उम्मीदवार होंगे और तारक अजीज़ भट्टी साहब के साथ फरक सयाल साहब भी फरक सयाल साहब भी बड़े मुतर्रक और फाल और नामवर किस्म के जो कारकुन है PTI के, उनको भी जो है वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें ज्यादा जो चांसेस नजर आ रहे हैं वो राजा तारक अजीज भट्टी के हैं। और अगर आप MPA की बात करें एक उनकी जो हैवी प्रोफाइल है, उनके पीछे एक बैकग्राउंड है फैमिली की, सियासत की, तो ये वजह हो सकती है। जी, फैमिली बैकग्राउंड भी है और फिर वो बड़े मुतर्रक रहे हैं। अगर आप तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का ड्यूरेशन देखें तो उसमें वो बड़े फाल नजर आए हैं और तमाम प्रोग्राम में तकरीबात में अक्सर आपको नजर आते हैं, तकरीर करते हुए नजर आते हैं। तो वो पार्टी में फाल रहने की वजह से वो टिकट के एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे देखे जा रहे हैं। और अगर आप बात करें हल्का PP9 की तो यहाँ पे जो है वो PTI वर्कर्स भी और लोग भी कंफ्यूजन का शिकार हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि जो हमारे साबिक MP हैं PTI से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तहरीक इंसाफ से जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं। हालांकि देखने में तो यही आ रहा है कि उनकी हमदर्दियां PTI के साथ ही हैं और वो मुमकिना उम्मीदवार भी हो सकते हैं PTI के, लेकिन चूंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं अभी तक जो है ना वो सुरजाल जो है ना बिल्कुल गोम की पोजीशन है, उसमें वाज़ेह सूरत-ए-हाल नहीं है। अच्छा राणा साहब, मैं देख रहा हूँ चंद दिनों से कि एक नौजवान राजा बाबर करामत साहब
वो हल्के में आप देखें तो भरपूर कैंपेन करते हुए नज़र आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि लोग अब नौजवानों की तरफ ज़्यादा रग़ब है, नौजवानों की बतौर सियासत जो है ना वो ज़रूरत जो है महसूस की जा रही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है शाह साहब कि राजा अब्दुल कलाम साहब पिछले काफ़ी टाइम से जो है वो सियासत में बहुत तेज़ी से पॉपुलर हुए हैं और हल्का PP9 में उनका जो वर्क है वो ख़ासतौर पर पिछले एक हफ्ते से जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसमें वो मुख्तलिफ लोगों से उनकी मुलाकात और कुछ धड़ों का जो है वो उनके साथ शामिल होने का ऐलान करना इस बात की वजह जो है वो सबूत है कि उनका जो वर्क है वो बहुत तेज़ी से जा रहा है और डेफिनेटली वो मैं समझता हूँ कि एक टफ कम्पिटिटर साबित होंगे किसी भी सियासी जमात के लिए। बहुत शुक्रिया राणा साहब आपका, जनाब कासिम अली कासिम साहब आपका, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करेंगे कि हमारे जो इस वक्त नुमाइंदगान हैं, जो उम्मीदवार हैं सियासी पार्टियों के, सारी सियासी पार्टियों के, हमारे लिए सारी पार्टियां जो हैं वो इक्वल हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उनकी जो सियासी नज़रियात हैं, उनकी जो मंशूर है वो आप तक पहुँचाएँ, उनसे गुफ्तगू करें और जो आपके सवालात होंगे वो इंशाल्लाह उनसे पूछेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें, खुदा हाफ़िज़।